पंडित मुकुंदर पांडे, जिन्हें छायावाद की प्रवक्ता के रूप में, छायावाद की प्रस्तुता के रूप में, प्रवर्तक के रूप में, नामकरणकर्ता के रूप में हम याद करते हैं, उनका संबंध भी इस रायगढ़ नगरी से ही है। आज के इस आयोजन में मैं उन्हें सादर श्रद्धा नमन करता हूँ। पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी का संबंध भी इसी रायगढ़ भूमि से है। यह रायगढ़ की भूमि ऐसी साहित्यिक भूमि है जिसने ऐसे ऐसे साहित्यकारों को यहाँ जन्म दिया, जिससे पूरा हिंदी साहित्य जगत चमकता रहता है, सूर्य की रोशनी चारों ओर बिखेरता रहता है। ऐसी इस पावन धरती पर आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं और हमारे बीच दूर देश से, अमेरिका से, नॉर्वे से विद्वान वक्ता अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं। मैं पुनः सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जया सड़ंगी मैम का आगमन हो चुका है। रायगढ़ में उनकी भी साहित्यिक प्रतिबद्धता से सब परिचित हैं। उनका भी इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री रामभजन पटेल सर, डॉक्टर के तिवारी सर, डॉक्टर हेमचंद पांडे सर और रायगढ़ के अन्य सभी साहित्यकारों, लेखकों, शिक्षकों, विद्वज्जनों और सभी प्रतिभागियों का भी आज के इस आयोजन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वागतम, गणमान्य सज्जन स्वागतम। आज इस पावन मेला में स्वागतम, आपको शतवार वंदन स्वागतम। हमारा अनुग्रह स्वीकार कर आप यहाँ पधारे। मैं डॉक्टर रविंद्र चौबे, हिंदी विभाग, किरोड़ीमल शासकीय कला विज्ञान महाविद्यालय से, महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। किरोड़ीमल शासकीय कला विज्ञान महाविद्यालय, जो कि जिले का अग्रणी महाविद्यालय है, के तत्वावधान में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। ये संगोष्ठी 24 और 25 फरवरी को आयोजित है। प्रथम दिवस में 24 फरवरी को उद्घाटन सत्र के उपरांत सरस्वती वंदना प्रस्तुत की जाएगी, अतिथियों का स्वागत होगा और उसके बाद हम विभिन्न न केवल देश से बल्कि विदेशों से पधारे अतिथियों के उद्बोधन का और उनके विचारों से हम अवगत होंगे। कुछ ही क्षणों के उपरांत हमारा यह उद्घाटन सत्र प्रारंभ होगा। मैं आप सभी का पुनः अभिनंदन करती हूँ। पद्मश्री हलधर नाग सर, जो कि बरगढ़ उड़ीसा से पधारे हैं, मंचासीन हैं। इसके बाद अन्य अतिथियों में पद्मश्री लीलाधर जगुड़ी सर, जिनका आगमन हुआ है देहरादून उत्तराखंड से, वे भी मंचासीन हैं। हमारे बीच हैं डॉक्टर आर डी पाटिकार, जो कुलपति हैं ओपी जिंदल विश्वविद्यालय रायगढ़ से। हमारे बीच हैं प्रोफेसर डॉक्टर ललित प्रकाश पटेलिया, कुलपति शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़। हमारे बीच हैं डॉक्टर अनीता कपूर, प्रवासी साहित्यकार अमेरिका से, और अन्य अतिथियों का भी कुछ ही क्षणों के उपरांत आगमन होगा और इसके साथ ही फिर हमारा उद्घाटन सत्र प्रारंभ किया जाएगा। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। डॉक्टर विनय कुमार पाठक सर जी का आगमन हो चुका है। मैं पूरे सम्मान के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आए और मंच पर आकर स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर विनय कुमार पाठक सर। बस्तर विश्वविद्यालय में हिंदी अध्ययन मंडल के अध्यक्ष रामायण प्रसाद टंडन सर जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है।
संयोग है कि हमारे सभी अतिथि मंच पर आ चुके हैं। प्रतीक्षा हो रही है लीलाधर सर की कि सर भी यथाशीघ्र यहाँ आए और अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ करें। यह द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन अपने सभी सम्मानित अतिथियों को मंच पर एक साथ देखकर अत्यंत गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं। पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो उसकी विकास क्रम से परिचित हो सके और साथ ही अपनी पूर्व परंपराओं को भी जान सके, हमारा यह लक्ष्य है कि इस आयोजन के माध्यम से विद्यार्थियों को इसका लाभ भी पहुंचे और साहित्य की भी समृद्धि हो। इस अवसर पर मैं स्मरण करना चाहता हूँ अपने उस पुराने आयोजन को जो कोरोना कालीन समय में ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से संपन्न हुआ था। छायावाद के 100 वर्ष पद्मश्री पंडित मुकुटधर पांडे, वह भी ऐसा ही आयोजन था, लेकिन वहाँ कोरोना कालीन परिस्थितियों ने सबको घर के अंदर कैद कर रखा था। आज परिस्थितियाँ पुनः बदल गई हैं, हम सब साथ साथ हैं। पहले जिन्हें हम अमेरिका में बैठे हुए दूर से सिर्फ मोबाइल के माध्यम से सुन पाते थे, वे आज हमारे बीच उपस्थित हैं। हम धन्य हैं। श्री हलधर नाग जी, जो उड़ीसा की सम्मान, अभिमान और गौरव हैं, जिन्होंने पूरे देश का मान और सम्मान बढ़ाया है, ऐसे अतिथि को अपने बीच पाकर अत्यंत गौरवान्वित महसूस करते हैं और उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। पद्मश्री हलधर नाग जी की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनकी द्वारा लिखे गए सभी महाकाव्य उन्हें कंठस्थ हैं। ऐसे विरले व्यक्तित्व को यह पूरा मंच सादर नमन करता है। आज के युग में हम आपको अपने पास पाकर धन्य हो गए हैं। आपका इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में, संगोष्ठी में स्वागत है। यथाशीघ्र यह कार्यक्रम गति प्राप्त करेगा, आगे बढ़ेगा। हमारे अन्य अतिथि बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं और इस आयोजन में, जैसा कि आप सबको पूर्व में ही सूचित किया गया था कि छायावादोत्तर हिंदी कविता, रचनात्मक प्रतिबद्धता और सार्थकता विषय पर यह सेमिनार आयोजित है। उसकी अलग अलग चीज़ों पर यहाँ हम निरंतर बात करेंगे, वार्ताएं करेंगे, चर्चा सत्र आयोजित होगा और हम के बीच हम पुनः आयोजन में देख रहे रायगढ़ के कला गुरु, कलाविद श्री वेदमणि सिंह ठाकुर सर जी का, श्री जगदीश मेहर सर जी का, मनहरण सिंह ठाकुर सर जी का भी सादर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। रायगढ़ की इस धरती को अपनी कला के माध्यम से पूरे देश विदेश में पहचान दिलाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। आप सभी इस आयोजन में यहाँ उपस्थित हुए हैं, यह अत्यंत हर्ष का विषय है। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा सर जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी यह मंच हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। कला गुरु श्री वेदमणि सिंह ठाकुर सर जी का मंच पर आगमन हो चुका है। पूरी तहे दिल से हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से श्री वेदमणि सिंह ठाकुर सर।
इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आयोजन स्थल में बिल्कुल अग्रिम पंक्ति पर बैठे हुए श्री रामभजन पटेल सर, डॉक्टर के तिवारी सर, जया सड़ंगी में तीनों साहित्यकारों का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों से आए हुए प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों का भी इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम स्वागत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी छायावाद की 100 वर्ष के वेबिनार की बात की अगली कड़ी है। आज से 3 वर्ष पूर्व 2019-20 में जब हम छायावाद के 100 वर्ष पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे थे, तभी मन में ऐसा विचार था कि जब संभव हो सकेगा एक बड़ी ऑफलाइन संगोष्ठी का आयोजन करेंगे, तो छायावाद के वही 100 वर्ष, छायावाद आगे बढ़कर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता के क्षेत्र में जिस रूप में आगे बढ़ा, उसे ध्यान में रखते हुए इस संगोष्ठी के विषय का निर्धारण किया गया है। छायावादोत्तर काव्य में रचनात्मक प्रतिबद्धता, यह शीर्षक अपने आप में एक ऐसे विशिष्ट व्यंजना प्रस्तुत करता है जिस पर बहुत सी बातें की जा सकती है, विस्तृत रूप से अलग अलग चर्चाएं की जा सकती हैं। प्रतिबद्धता और सार्थकता साहित्य की ऐसी धाराएं हैं जिस पर आज के समय में चर्चा होना अत्यंत अनिवार्य है। ऐसे ही चर्चा के लिए यह संगोष्ठी आयोजित की गई है। संगोष्ठी में देश के लगभग 23 प्रदेशों से प्रतिभागियों का पंजीयन हुआ है और अनेक लोग यहाँ ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े हुए हैं। ऑनलाइन माध्यम से देश विदेश से जुड़े सभी प्रतिभागियों का, विद्वज्जन का मैं इस अंतर्राष्ट्रीय मंच से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच इस आयोजन स्थल में अतिथियों के साथ जितने श्रोता हैं, उससे और अधिक बहुत बड़ी मात्रा में देश भर के लोग YouTube से इस आयोजन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन सब के प्रति भी यह मंच अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। उन सबको इस मंच में स्थित नहीं थे, परंतु हमारी भावनाएं आज उस दिन से जुड़ जाती हैं। हम पंडित मुकुटधर पांडे जी को इस मंच से पुनः याद करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। हम ऐसे अपने पूर्वज के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिन्होंने छायावाद जैसे आधुनिक काल के स्वर्ण युग को नामकरण करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जयशंकर प्रसाद जैसे महत्वपूर्ण कवि ने जब पंडित मुकुटधर पांडे जी को छायावाद के प्रवर्तक के रूप में कहा, तो उससे यह पूरा अंचल, यहाँ के सारे लोग अत्यंत गौरव से प्रफुल्लित हो उठे कि जयशंकर प्रसाद जैसे कवि जो स्वयं छायावाद के आधार स्तंभ हैं, उन्होंने मुकुटधर पांडे जी को उसका प्रवर्तक कहा। छायावाद हिंदी साहित्य जगत में आधुनिक काल का एक विशिष्ट काव्य आंदोलन है और उस विशिष्ट काव्य आंदोलन की विशिष्टता इस छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे पुस्तक में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अलग अलग विश्वविद्यालयों की माननीय कुलपति, विद्वान वक्ताओं की, जितने भी अन्य अतिथि उस वेबिनार में सम्मिलित हुए थे, सबकी भाषणों के अंत को भी उस पुस्तक में स्थान मिला है। इसलिए पुस्तक का एक भाग वेबिनार से ही संबंधित है, दूसरा भाग छायावाद से और तीसरा भाग मुकुटधर पांडे जी से संबंधित है। उस पुस्तक का आज इस मंच पर विमोचन भी होना है। साहित्यिक मनीषियों ने अपनी साहित्यिक चेतना से इस महाविद्यालय के गौरव को बढ़ाने का कार्य किया है। हम अपने आप को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस धारा से जुड़े हुए हैं जहां प्रथम प्राचार्य के रूप में
आचार्य विनय मोहन शर्मा, आचार्य रामेश्वर शुक्ल अंचल जैसी प्रतिष्ठित विद्वान इस महाविद्यालय में रहे हैं। स्नातकोत्तर हिंदी विभाग जो इस महाविद्यालय में सन 1969 से संचालित है, वहाँ डॉक्टर प्रमोद वर्मा, डॉक्टर बिहारी लाल साहू सर, प्रोफेसर मेहदी नायक सर, जीती अग्रवाल सर इत्यादि प्रतिष्ठित विद्वानों ने अपनी ऊर्जस्वी चेतना से, साहित्यिक साधना से यहाँ की बच्चों को, यहाँ के विद्यार्थियों को, इस पूरे अंचल को तैयार किया है, सजाया है, संवारा है। रायगढ़ की उस माटी की खनक भी हम देख सकते हैं। विभाग की विकास यात्रा से प्राचीन आर्यावत के दक्षिण कौशल गोंडवाना नाम से अभिहित वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र में उड़ीसा राज्य के पार्श्ववर्ती प्रसरित रायगढ़ जिला मुख्यालय मुंबई हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर स्थित है। यहाँ 15 अगस्त 1958 से स्थापित किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय अपनी प्रशस्त विकास यात्रा का 65वां वसंत पूर्ण कर चुका है। 15 सितंबर 1956 को तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पॉलिटेक्निक भवन के उद्घाटन अवसर पर इसकी स्थापना संकल्पित की गई थी, जिसे फलीभूत करने का पुण्यतम कार्य तत्समय संयुक्त मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल एवं पूर्व मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री परवर्ती महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री राम कुमार अग्रवाल एवं रायगढ़ के प्रबुद्ध जनमानस ने किया। उदार मना दानवीर सेठ किरोड़ीमल जी ने दान राशि देकर महाविद्यालय का वर्तमान भवन निर्मित करवाया, जिसके लोकार्पण के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भगवंत राव मंडलोई के कर कमलों से रायगढ़ में दिनांक 1 जनवरी 1963 को यह कार्य संपन्न हुआ। महाविद्यालय के संस्थापक प्राचार्य डॉक्टर सुखदेव प्रसाद तिवारी साहित्य जगत में आचार्य डॉक्टर विनय मोहन शर्मा के नाम से विख्यात तथा प्रख्यात कवि डॉक्टर रामेश्वर शुक्ल अंचल की बौद्धिक चेतना, संस्कृताचार्य डॉक्टर प्रभु दयाल अग्निहोत्री की प्रखर सांस्कृतिक चेतना से अभिसंचित होता हुआ यह महाविद्यालय गतिशील है। इस अग्रणी महाविद्यालय में अद्यतन स्नातकोत्तर स्तर पर 14 विषय एवं स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान, वाणिज्य एवं कंप्यूटर साइंस संकाय संचालित है। यहाँ पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी सफलतापूर्वक संचालित है। महाविद्यालय में 4734 विद्यार्थियों सहित इन सबको मिलाकर लगभग 6000 विद्यार्थियों से भरा पूरा आदिवासी बाहुल्य रायगढ़ जिले का यह संस्थान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों की ऊंचाइयों को छू रहा है। इस ख्यातिलब्ध महाविद्यालय में सन 1969 में स्नातकोत्तर हिंदी विभाग संचालित हुआ, जहां श्रद्धेय पंडित बाबूलाल शुक्ल, प्रोफेसर प्रमोद वर्मा, प्रोफेसर मेघनाथ कन्नौजे, प्रोफेसर एन.डी. झा, प्रोफेसर जी.सी. अग्रवाल, प्रोफेसर मेहदी नायक, डॉक्टर बिहारी लाल साहू, प्रोफेसर अंबिका वर्मा आदि आचार्यों ने अपनी साहित्यिक उज्ज्वलता का विभाग को समृद्ध किया। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, टकटके, ब्राह्मण, खास और महाराष्ट्री। इसमें सौरसेनी अपभ्रंश को हम आगे बढ़ाने पर हम पाते हैं इसके 5 खंड: पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा जी, किरोड़ीमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़ भारतीय हिंदी साहित्य के उज्ज्वल नक्षत्र में आज के कार्यक्रम की पूर्णता की ओर पदार्पण कर रहे इस देश के ख्याति प्राप्त नक्षत्र देती प्रमाण श्रद्धेय पद्मश्री लीलाधर जगूरी जी का हार्दिक स्वागत है। समय का अंतराल जब बढ़ने लगता है
किसी की प्रतीक्षा जब चरम पर पहुंचती है तो निश्चित रूप से वह एक नक्षत्र के रूप में देदीप्यमान होता है। इस देदीप्यमान नक्षत्र का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब कार्यक्रम को आगे गति देने के लिए मैं श्री सौरभ सराफ को आहूत करता हूँ कि रूढ़िमल शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रायगढ़। उत्तर हिंदी विभाग द्वारा आयोजित यह द्विदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी अपनी उद्घाटन सत्र की पूर्णता प्राप्त कर चुका है। देश की लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार पद्मश्री डॉक्टर लीलाधर जगुड़ी सर जी का आगमन हो चुका है। मैं पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, इस पूरे रायगढ़ अंचल की ओर से, छत्तीसगढ़ की ओर से जगुड़ी सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम गुण संपदाम दुष्ट बुद्धि विनाशे दीप ज्योति नमस्तुते।
रोया तुम रोए थे इंदुमती के मृत्यु शोक से आज रोया तुम रोए थे कमल गिर के शिखरों पर प्रियवर तुम कब तक
तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे। मेरी बात मेरी बात मेरी याद दिलाने आएंगे। मेरी तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे। ओले ओले पाऊंगा जल रोया है छेड़ो मत ओले ओले पाऊंगा जल रोया है छेड़ो मत। हम सब अपने अपने दीपक हम सब अपने अपने दीपक यही सिराने आएंगे। मेरी तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे। थोड़ी आँच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। थोड़ी 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 आँच बची रहने दो, थोड़ा धुआं निकलने दो। कल देखोगे इसी बहाने, कल देखोगे इसी बहाने कई मुसाफिर आएंगे। मेरी तुम्हारे पास सहारा मेले में भटके होगे तो मेले कोई दर पहुँचा जाता मेरे में भटके होगे तो कोई दर पहुँचा जाता। हम घर में ही भटके हैं कैसे, हम घर में ही भटके हैं कैसे और ठिकाने आएंगे। मेरी तुम्हारे पास सहारा पाने आएंगे। हम क्या बोले इस आंधी में, हम क्या बोले इस आंधी में, कई घरौंदे टूट गए हैं। हम क्या बोले इस आंधी में, कई घरौंदे टूट गए हैं। निर्मित
मैं इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की सफलता की कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस नवीन विश्वविद्यालय को आपने अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अभी भी निभा रहे हैं। आपके मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को गति देते हुए इस मंच से आज उस पुस्तक का विमोचन होना है जिसे लगभग 3 वर्षों के कठिन श्रम के बाद वह तैयार हो सकी। छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे नामक बृहद ग्रंथ लगभग 850 पेज की उस किताब में 173 अध्यायों को संकलित किया गया है। डॉक्टर मीनकेतन प्रधान सर जी के संपादन में यह ग्रंथ प्रकाशित होकर आज विमोचन के मुहाने पर है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है। साथ ही डॉक्टर दीपक पांडे सर और डॉक्टर नूतन पांडे मैम द्वारा रचित किताब प्रवासी साहित्यकार डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी की रचना धर्मिता पर भी एक किताब का विमोचन होना है। और महाविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर शारदा भोगरे मैम की भी किताब का विमोचन होना है। मैं सम्मानित सभी अतिथियों को सादर किताब विमोचन के लिए आमंत्रित करता हूं कि वे किताब विमोचन कर इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। डॉक्टर विद्या प्रधान मैम को मैं मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर विद्या प्रधान मैम। विमोचन समारोह पर हार्दिक बधाई देता हूं। जैसा कि वो पृष्ठ पर आप देख सकते हैं, कुर्री पक्षी निहार रही है। लगता है मुकुटधर पांडे स्वयं फिर से इस सभागार में आ गए हैं उस कुर्री पक्षी के रूप में। कुर्री के प्रति उनकी प्रसिद्ध कविता डॉक्टर मीनकेतन प्रधान सर, डॉक्टर रोशनी मिश्रा मैम, डॉक्टर अंजलि शर्मा मैम, श्री राकेश गिरी सर, श्री राम नारायण कोटे सर, डॉक्टर अशोक मिहर सर, डॉक्टर पवन अग्रवाल सर, डॉक्टर प्रीति वैस मैम, डॉक्टर शारदा भोगरे मैम, डॉक्टर सीसी मिश्रा सर, डॉक्टर श्रीनाथ गुप्ता सर, डॉक्टर प्रीति करंगी मैम, डॉक्टर कुसुम मिश्रा मैम, डॉक्टर सोफिया अमरेला मैम और स्नातकोत्तर हिंदी साहित्य परिषद की सभी विद्यार्थी प्रियंका तिवारी, सुधा शर्मा, प्रेमा हुजूर, प्रीति आंचल, वैभव लक्ष्मी, अहिल्या, ज्योति, नागिन,
परमानंद, जयप्रकाश, किरोड़, सरिता, पुष्पांजलि, अलका, दिव्या, चंदन, मोनिका सभी एक साथ आए और आकर समस्त अतिथियों का माल्यार्पण से स्वागत करें। रायगढ़ के हिंदी विभाग के तत्वाधान में आयोजित आज के इस भव्य 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ के शुभ अवसर पर आज उपस्थित हमारे लिए, महाविद्यालय के लिए, नगर के लिए यह गौरव का क्षण है कि पद्मश्री लीलाधर जगोड़ी जी साहित्यकार हमारे बीच उपस्थित हैं। साहित्यकार पद्मश्री हलदर नाथ जी साहित्यकार बरगढ़ उड़ीसा से हैं। हमारे परम आदरणीय भैया जी डॉक्टर विनय पाठक, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजभाषा, आज मंच पे उपस्थित है। यहाँ के कुलपति महोदय जो अति आवश्यक कार्य से अभी निकल चुके हैं, मैं उन्हें भी इस मंच के माध्यम से याद करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर दीपक पांडे जी, सह निदेशक केंद्रीय हिंदी निदेशालय दिल्ली, डॉक्टर नूतन पांडे जी, हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका से आई हुई डॉक्टर अनीता कपूर जी जो प्रवासी साहित्यकार हैं, आदरणीय श्री वेदमणि ठाकुर जी, संगीत कलागुरु श्री जगदीश मेहर जी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर के तिवारी जी, श्री राम भजन पटेल जी, हमारे पूरे रायगढ़ जिले के बहुत ही महत्वपूर्ण और मेरी बड़ी बहन डॉक्टर सुचि त्रिपाठी जी, श्रीमती जया दीदी चढ़ंगी जी और मंच में उपस्थित सज्जनों, साथ ही विभिन्न महाविद्यालयों से और राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसमें जो भी भाग ले रहे हैं, मैं और साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ के मेरे साथीगण शिव शर्मा जी, महन जी और पांडे जी, हमारे रायगढ़ के साहित्यकार, महाविद्यालय के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर पवन अग्रवाल जी, प्रीति बैस जी, सभी प्राध्यापक साथी और हमारे महाविद्यालय के सभी अतिथि प्राध्यापकगण और मेरे मित्र कर्मचारीगण और मेरे अति प्रिय छात्र छात्राओं, आज यह महाविद्यालय और महाविद्यालय के लिए आज का यह कार्यक्रम वास्तव में आने वाले दिनों के लिए यह इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमने अपने कार्यकाल में हमारे भाई जी मित्र डॉक्टर निकेतन प्रधान जो लगातार कुछ न कुछ अकादमिक क्षेत्र में सोचते रहते हैं और उनका ही और उनकी पूरी टीम का यह मेहनत का परिणाम है जो आज आपके सामने है। इन्होंने निरंतर प्रयास किया। हम कोरोना काल में भी चुप नहीं थे। हमारा महाविद्यालय
उस समय भी कम से कम 40-50 वेबिनार का आयोजन हमने किया था। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमने सेमिनार करवाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह हमारा दूसरा पहला वेबिनार था और आज सेमिनार। आज इस मौके पर आप लोगों ने बहुत समय दिया, इसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार आपका आभारी है। यह मेरे लिए खासकर सौभाग्य की बात है कि इस महाविद्यालय का जन्म 1958 में हुआ है और मेरा भी जन्म 1958 में हुआ है। आज यह 65 साल रनिंग कर रहा है महाविद्यालय। और यह भी कि जब यह महाविद्यालय प्रारंभ हुआ तो यहाँ 58 बच्चे ही थे 1958 में, और पहला रसीद कटा था हमारे सीनियर जो प्रिंसिपल थे श्री जगत राम पंडा जी। यह भी एक सौभाग्य की बात है। और आज जो 58 में 65 साल में आज हमारे महाविद्यालय में लगभग 5000 स्टूडेंट नियमित रूप से पठन पाठन कर रहे हैं। यह जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय का गौरव हमें प्राप्त है। और उस हिसाब से ही हमारे 14 विभाग में पीजी है और 14 विभागों में निरंतर कोई न कोई अकादमिक गतिविधियां चलती रहती है और इसी का श्रेष्ठ परिणाम हमारे सामने आया है। मैं इसके लिए पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं अपने साथी डॉक्टर मीन केतन प्रधान, डॉक्टर रविंद्र चौबे, मैडम लक्ष्मेश्वरी उतरासीदार और होनहार छात्र और आज प्राध्यापक के रूप में सामने है सौरभ सराफ। इनकी टीम जो लगातार वीडियो में थे और आज हमारे महाविद्यालय के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। आप सब काफी देर से बैठे हुए हैं और निरंतर उद्घाटन का काम चल रहा है। आज हमारे लिए यह गौरव की बात है कि दो पद्मश्री आज हमारे मंच पे है। ये सिर्फ कॉलेज का नहीं बल्कि रायगढ़ के लिए भी गौरव की बात है कि और पद्मश्री होते हुए भी इतने सामान्य ढंग से वेशभूषा, रहन सहन, ये तो सच है कि वास्तव में कोई उपाधि, पद्मश्री, सम्मान अगर चेहरा देख के दिया जाता तो विश्वविद्यालय ऐसा नहीं करता और न ही संस्था हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ शुरू से ही हम विश्व गुरु रहे हैं और उन्हीं का सम्मान मिलता है जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं। आज पद्मश्री मिलना यह है ज्ञान का पहचान। हम पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से विशेषकर आप दोनों का पुनः सम्मान करता हूँ, मैडम का सम्मान करता हूँ, आदरणीय पांडे जी का सम्मान करता हूँ और आए हुए मेरे सभी साथियों का मैं हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूँ। और इस कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं आप सबका सहयोग चाहता हूँ और यह पूरी तरह से सफल हो ऐसा माँ सरस्वती से आशीर्वाद मांगता हूँ। और इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय किरोड़ीमल कॉलेज। धन्यवाद। बाना तोले तार तीने रंगिया बाना तोले तार गाउती में जोए गान मोर देश केड़ी महान मोर भारत हिंदुस्तान मोर देश केड़ी महान मोर भारत हिंदुस्तान जेन भारत मां सब धर्म के आवरी धरছে ফুলে
भेदभाव नाई भाईचारा अच्छे भाव किए তিনি ভুলেন যেন ভারত মা সবু ধর্মকে আবরি ধরছে কুলে भेदभाव नाई भाईचारा अच्छे भाव किए তিনি ভুলেন भारतीय आमे सिख मुस्लिम भारतीय आमे सिख मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन मोर देश केड़ी महान मोर भारत हिंदुस्तान मोर देश केड़ी महान मोर भारत हिंदुस्तान वीर सुरेंद्र माधव के सिंह जमीदार नेताजी अमर सुभाष बोस से वल्लभ भाई सरदार फांसी काठे झुली जीवन दिले से फांसी काठे झुली जीवन दिले से भगत सिंह जवान मोर देश केड़ी महान मोर भारत हिंदुस्तान मोर देश केड़ी महान मोर भारत हिंदुस्तान आदि कवि वाल्मीकि कालिदास महाकवि वेदव्यास कवि तुलसी जगन्नाथ मोर भीम भोई सूरदास आदि कवि वाल्मीकि कालिदास महाकवि वेदव्यास कवि तुलसी जगन्नाथ मोर भीम भई सूरदास ही माटीर कवि सतम अनुभवी ही माटीर कवि सतम अनुभवी ओखे अमरान मोर देश केड़ी महान मोर भारत हिंदुस्तान मोर देश केड़ी महान मोर भारत हिंदुस्तान भारत मातार जय जय हो भारत माता की जय भारतवासी वीर साहसी रे नाई न कहा के भय अपट अजुति पार नाई पान अपट अजुति पार नाई पान चीन की पाकिस्तान मोर देश केड़ी महान मोर भारत हिंदुस्तान तीन रंगिया बाना तले तार तीन रंगिया बाना तले तार गाउथी विजय गान मोर देश केड़ी महान मोर भारत हिंदुस्तान मोर देश केड़ी महान मोर भारत हिंदुस्तान मोर देश केड़ी महान मोर भारत हिंदुस्तान मेरी खत्म प्रधान आज्ञा आज आनी करी इनो छत्तीसगढ़ रायगढ़ खाने पहचान करेछन बहुत बड़ कथा मान्यवर अतिथि माने होइछन मचान करे मुई गोटे सम्बलपुरी कविया मते कैंसी भाषा जଣା नहीं न मोर भाषा सम्बलपुरी भाषा कोसेली भाषा रे मुई लेखा लेखी करछु मुई पाठ नहीं पढ़ी पढ़े क्लास पाठ पढ़े 3 क्लास भी पास नहीं कर मोर भाषा नहीं न हेले मोर लेखा आए सारा भारत काकरी विदेश रे भी ट्रांसलेशन हो सारानो 30टा भाषा रे अनुवाद हो सारानो मोर लेखा गुरा को आउ आए दिल्ली रो बोर्ड यूनिवर्सिटी जेंका इग्नो यूनिवर्सिटी रे पाठ्य पुस्तक हे चलছে हिंदी अनुवाद दिनेश माली ताकर ना होचे दिनेश माली से महाराष्ट्र लोकान हिंदी अनुवाद करिछन आउ आज्ञा दिनेश पाठक की देले सुनि दिनेश माली ही मते लागला आउ आज्ञा पाठे होचन दिनेश पाठक से दिनेश माली करिछन महाराष्ट्र लोक हिंदी अनुवाद एबे राय बरोली के नहीं दिले मोर लेखा रामायण रो अवहेलित रो चारटा काव्य लिखिते जेना रामायण छाड़ी देछि वाल्मीकि ठान जहाके छाड़ी देछन तार ऊपर मोर लेखा इतिहास जहाके छाड़ी देछे भारत रो इतिहास जहाके छाड़ी देछे तार ऊपर मोर लेखा है जेनका थिला ताके नहीं लेखा जहाँ अवहेलित छाड़ी दिया है तार ऊपर मोर लेखी रामायण महाभारत हरिवंश भागवत जेनका अवहेलित छाड़ी दिया है तार ऊपर मोर लेखा है आज सारा भारत रे चर्चा होचे आउ भारत काकरे विदेश रे भी चालीছে মই सारा भारत घूमचे दिल्ली बॉम्बे पुणे लेमन देहरादून गोवा मद्रास गुजरात केरल बंगाल
हायद्राबाद इलाहाबाद चेन्नई सब भारत बाहर विदेश के भी जाऊे काकर ट्रांसलेशन है वो भाषा किए बुझता किए जानवा वो भाषा किए जानवा जेहेतु आए मिनचेतन आज्ञा डॉक्टर मिनचेतन आज्ञा आनी आज जो परिचय कर आपण सामने और बहुत धन्यवाद देवी इठाने आज मुझे समकालीन कविता कहमी आज्ञा प्रधान आज्ञा से अंचल बरगढ़ जिलार पाखर गाँ आउ से भाषा लोक से गुड़ा जानवी आसिक रायगढ़ से रही सारी हेले मातृभाषा तक सम्बलपुरिया तक माँ निजर माँ भाषा हूँ सम्बलपुरी तो तेणुक से जेन बराबर के समकालीन कविता काना यहाँ जेन चली समाज जेन चली से ऊपर गोटे कविता से कविता ना होचे काई जे बाहर छे घर कविता ना काई जे बाहर छे घर मुई देखली गोटे उन्हा के मोटर चेपेनी छे तार आइ के निगिसवा उन्हा से उन्हा के मोटर चेपेनी छे का जाके सबे कहउछन जे तार आइ नीति से उन्हा काई जे बाहर छे घर कविता के लेकिन काई जे बाहर छे घर जे गांव के आउछे मंत्री गाड़ी लोग भेड़े खोले मारुछे टाड़ी मास्कर आगो हेचे जारी जहां जनता हारी गुहारी करबे मंत्री आगे हो नहीं हो कुलाइया लड़ी छन लागे पागे धरसा कहवा सड़क बार गाधवा के हेबा पाउज घाट भागवत गुड़ी कलम ढोल अलगेई देवे गछ खपर मुड़िया महल हेबा गुरु छन जेते बेकारी मानकु परे मंत्री चाकरी दिउगई देबा पूरा हेबा गांव भितरे किमा आजकल बोलचुआ माने देखते तो देबी जेनो वाले से पुली लउछो पूरा हेबा गांव भितरे किमा बंद कटा हेबा माइक गुहा मंत्री के करी मारने हाथ दुकान लाइन में बस्तर भात देवे सरकार रुकी भितरिया सारी बुढ़िया लुके बड़ भागी देवे टुकी मलुआ ऊपरे चांदुआ टोना तख्ता ऊपरे फूल पोरना ऊपरे गिलासे पानी ऊपरे फूलर दानी भाउरे कुर्ती सजा फूलवा भरी गले पर आई बाटते बड़ा मजा पाछला कोदेल मुगुर झुपा कोलमी आमके टुपा खाइले मंत्री खाइले केते पेड़ा रसगुल्ला खाके केते थाली जे थुआ सिंगरी पकाने सब लागे सब जाने चलुआ हमर गार फगनु बंधा मागी खाइबार गीती पदा जन्मु आइ जाय छे पुती कामड़ी हाथली आउथे छोटी जोनावा के दुखता भाई मंत्री चक्कर आड़ पड़ गया था दुखता बरुता रुठिया उठला मंत्री गाड़ी पड़ला फगरू मुंह के मारी दलिला चका विधि तोलनी मली पाला जानी मने हलाम हामरू मंत्री आइबे बोली तो जानते काई जे बाहर छे ये नहीं तो हेबा जे फगरुन से एक फुटी जाइछे है मंत्री रे एक फुटी जेका की कथा के हे देखो मंत्री आइबे बोली तो जानते काई जे बाहर छे घर संस्कृति टुणे कथा बिते गरीबर जीत नहीं नमुटे पाइन जैसी बुढ़ी तोल के दोष बुढ़ी जाए गरीब मुनि के मने हलाम हामरू मंत्री आइबे बोली तो जानते काई जे बाहर छे घर कथा होते समकालीन कविता यहाँ घटी जाऊे जहाँ
ଆଉ ମାନ୍ୟବର ମିଲକେତନ ପ୍ରଧାନ ଡକ୍ଟର ମିଲକେତନ ପ୍ରଧାନ ଆସିକରି ଆନିକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାରେ ପହଚାନ କରିଛନ୍ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ମୋତେ ତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ ମୁଇଁ ପାଠ ନେଇ ପଢ଼ି ଅଢ଼େଇ କ୍ଲାସ୍ ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିଛି 3 କ୍ଲାସ୍ ପାସ୍ ନେଇ କରି ଅଧା ହେଇଛି আর অঢ়েই ক্লাস পাঠ করেছে মধ্যে পদ্মশ্রী সম্মান দিলে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্মান 2016 সালে মান্যবর কেন্দ্র সরকার মধ্যে দেখি দেলে কি যাহা দিলে সমস্ত চকিত হয়ে গেল মোর চেহারাকে মোর বেশভূষাকে দেখি দেলে সমস্ত চকিত হয়ে গেলে 2016 সালে মতে দেলে তো মোর টিকে চিঠি আইলা মান্যবর কেন্দ্র সরকার ঠানু যে আপনাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়া দিবা মোর চিঠি আইলা মুই তো পাঠ নেই পড়ি অঢ়েই ক্লাস মাত্র পাঠ পড়ছি পড়েই বলে গোটে লেকচর কি যেটা কাଣା লেখা হচ্ছে ভারত সরকার মোহর পড়ছে আর ইংরাজি চিঠি পত্র রয়েছে সে পড়লে আর আপনাকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়া দিবা এটা কেন্দ্র সরকার ঘোষণা করেছেন সে চিঠিরে লেখা ଥିଲା যে মোর সঙ্গে যেন মানে যাবি তাকর ফোন নম্বর তাকর কার্ড মানে আর তাকর যেটা দরকার লাগুছে সেটা মানে পঠাইলে ସେମାନେ মোর সঙ্গে গলে জনে ইঞ্জিনিয়র আর জনে অধ্যাপক আমাকে উড়াজাহাজ টিকিট হয়েছিল রায়পুর ঠানু দিল্লি এরোপ্লেন টিকিট হয়েছিল আমি গাড়িকে ধরে গেল রায়পুরকে উড়াজাহাজ স্টেশনকে মোর বুয়া দিনে কেবে উড়াজাহাজ দিয়ে পহেলা হাতে উড়াজাহাজ যেতেবেলে এরোপ্লেন কিনিলা আর ঢং করার পথে যেতে উড়লা মোর কলজা উপরে চড়ি মারা লাগিলা তারপরে বললো আমি রায়পুর থানা দিল্লি থানা আমপুর কাহলা 5 স্টার হোটেল যেন কি ভারতের ভিআইপি মানে রয়েছেন সেখানে আমକୁ ରଖିଲୁ ସେ ନିଜେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବମ୍ବେରୁ ଜଣେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯାହାର ହାତେ କି ଭାରତର ସବୁ ହିରୋ ହିରୋଇନ ମାନେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ମଧୁର ଭଣ୍ଡାରୀକର ସେ ହେଲିକପ୍ଟର ଧରିକି ଆଇଲେ କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଧରିକି ରହିଥିଲେ আর মোর সামনে 30 কি 35টা ফটো হয়েছেন খালি যেତେବେଳେ ফুলে আসিছন যেতেବେଳେ অন্ধা করে ধরছন আর যেতেବେଳେ কেনতা করে কাঁ করবে সে ফটো গুলা আমি উড়া কি যায় ফটো বন্ধু হয়েছেন সে আর দেখছেন 28 তারিখে ডোকরা হল আমকো মাননীয় রাষ্ট্রপতি ভবন के हमको स्पेशल उनके गाड़ी देते और 3टा टिकट देते से टिकट के देखे गए हमको राष्ट्रपति भवन के पसी दी आमे बोलू हमर गाड़ी धरते बोलू और टिकट देखे दिल तो राष्ट्रपति भवन के पसी दी राष्ट्रपति भवन के देते मैं देखली जे सारा भारत रु 112 टा आईवाड़ी अछु ओडिसा रु जणे मात्र होई पैसे एके जणे पैसे ओडिसा मी से निभा करू देखु जे 3 लाइन करी बसाइते एंता पद्मश्री पद्मभूषण पद्मविभूषण 3 लाइन करी बसाइते मी देखु से एवार्डी मान पर भितरे बड़ भागी फिल्म रो एक्टर एक्ट्रेस माने अछन जेना कि सलमान खान शाहरुख खान अजय देवगन प्रियंका चोपड़ा सानिया मिर्जा रजनीकांत आसे लाड़ी मुड़िया का कौन थे लाड़ी तो संगे कोई बात फोटो है लाड़ी मुड़िया तेहरु महामहिम मान्यवर राष्ट्रपति आई प्रणब मुखर्जी ताकर आईन 25 पिला माने बंदूक धारी देह रखी माने अछन मान्यवर राष्ट्रपति आसी निज जगह किया है हमके एवार्डी मन को उठे डोकरा है पहला तो शिल्पपति अंबानी को डाके धीरू भाई अंबानी तेहरु कहा कुदी किना के डाकले तेहरु बाबा रविशंकर के डाकले तेहरु रजनीकांत के डाकले एंता गुटे डाकी था मोर पाली जेते के पड़ला मते डाकले ओडिशा के कवि हरधन्ना गाइले मुझे कि माननीय राष्ट्रपति पर आगे हाथ जोड़ के किया है
मान्यवर राष्ट्रपति मते तोलू करके देखो क्या केटा जंतु के आया मान्यवर मोर माके किए कैसे सारा भारत में बारी हो जाए सबै कूट बूट सूट दे अछन मोर माके खुलिया टाकी है तारपर से माने संधान तो लोग माने फिल्म तारका माने आईएएस ओएस पायलट माने मोर माके 2-3 क्लास पढ़ा के मान्यवर राष्ट्रपति कुछ ना चकित कर देता है कि ये केनका भारत और श्रेष्ठ सम्मान पाएगा तारपर सीमा मेडल माने उड़ाली मान्यवर राष्ट्रपति मानपत्र प्रदान कोले मते नहीं बोले गोटे जगह में जल ख्या खाए भाई मुई सारा जल ख्या खाए अरे लोन को टाके चाहा के दे चलते गोलू वाली कप से कप के धरी से ने पीवाते और मान्यवर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हम धप नदी धर्मेंद्र प्रधान कोले होतर बाबू कहां आया आपन फैन क्या हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपन खुदौछन भेट करवा लागी आपन क्या हो नेनो मुई से चाह को पचाड़े थी नहीं सबके सब महामान्य भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कैमरा की दुनिया है कि हाथ को पकड़ गई पहले आप भारत का स्वाभिमान बढ़ा दिया है बोलिए हाथ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा बोले की गाय मोर पछे एड़े लेखक माने एड़ी प्रतिभा माने भारत रे अछन ताहारी पछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आसे मुई गुटे उड़ीसा संबलपुरी भाषार कवि है मोर पछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 112 का एवाड़ी दिनु ताहारी पछे नहीं आसी मोर पछे आसे करी मते जेहेतु कुटले के धरे हाथ मिलाले मोर संगे तेनु कहरा लगी गाउत है बोल लगी पत्तों से सम्मान से हल धन लगे से ये भारत माटी लगी है ये रायगढ़ लगी है पत्तों से सम्मान हल धन लगी है बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात जो लगी मुझे इस सम्मेलन की और यहाँ आकर के जो अनुभूति हुई वो ये हुई कि विद्या के सेतु पुल और जो संबंध होते हैं अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संबंधों के बीच में वो सारे के सारे भाषा के मोहताज हैं, बिना भाषा के नहीं होते। अपने देश की भाषा, विदेश की भाषा सबको सीखना और समझना चाहिए हमें। और जब सीखने समझने की बात होती है तब इस तरह की पुस्तकें हमारे सामने आती हैं। मैं इनके लेखकों को बधाई देना चाहता हूँ जो आपने लोकार्पित होते हुए देखी। ये किताब हिंदी में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ये जानकारी हमें नहीं थी कि इतना बड़ा सेतु है हमारे नॉर्वे तक और विदेश के अन्य देशों तक, अमेरिका तक या कि फ्रांस तक बहुत सारे सेतु हैं, उनका हमको पता नहीं है। इन लोगों ने पता लगाया है, वहाँ रहते भी हैं, लेकिन जीते यहाँ की भाषा में। ये उल्लेखनीय बात ये है कि रहते वहाँ हैं और जीते यहाँ। तो ये दीपक पांडे और नूतन पांडे जी ने सुरेश चंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बीच में एक सेतु बनाते हुए विदेश की आभा और स्वदेश की प्राण प्रतिष्ठा इस किताब में की है। मैं उनको बधाई देता हूँ। दूसरा, निकेतन प्रधान जी जो जिनकी वजह से मैं यहाँ आ पाया और उनकी शिष्य मंडली बहुत बड़ी है
और वो भी कुछ गुरुओं के शिष्य रहे हैं। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि उन्हें अपने गुरुओं के प्रति श्रद्धा अर्पित करते हुए देखता हूँ जब, तो मुझे आज की पीढ़ी से सिर्फ इतना ही कहना है, अगर अपने को संभालना है तो अपने अतीत को भी जानना है। अगर अपने अतीत को नहीं जानेंगे तो अपने वर्तमान को भी नहीं समझ पाएंगे। अपने गुरुओं को, यहाँ पर पाठक जी बैठे हुए हैं, ये भी उसी श्रेणी में आते हैं, उनके गुरुओं की श्रेणी में, और वो बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ मेन केतन प्रधान जी का नाम लेते हैं। ये कितनी अच्छी बात है कि गुरु अपने शिष्यों की तारीफ भी करें, उनके गुणों को बताएं, उनके कृतित्व पर प्रकाश डालें। तो मैं ये जो छायावाद के 100 वर्ष और मुकुटधर पांडे के बहाने छायावाद पर बहुत बड़ा ग्रंथावली प्रस्तुत किए उन्होंने, मैं उनको बधाई देता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इन किताबों को पढ़ें जरूर, देखें जरूर, और ये अनुमान लगाएं कि कोई किताब कैसे रची जाती है और क्या बात है जो हम नहीं जानते थे, जो इन किताबों ने हमें जानवाया। एक निवेदन और आपसे करना चाहता हूँ, ये तो सांस्कृतिक नगरी है और सब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सारे प्रोफेसर वर्ग से भी, शिष्य वर्ग से भी और गुरु वर्ग से, कि विमोचन शब्द छोड़ दिए। किताबों का विमोचन नहीं है, विमोचन माने होता है त्यागना। बच्चे के केश विमोचित करते हैं तो त्यागते हैं। जब मैं चारों तरफ, जब मैंने देहरादून में तो छुड़वा दिया, वहाँ नहीं बोलते थे, लोकार्पण बोलते हैं। मैंने कहा कि पुस्तक का भी लोकार्पण होना चाहिए, बल्कि पुस्तक का पाठकार्पण होना चाहिए। कि आज के लोकार्पण तो त्यागने का नाम है। जब कोई साधु महात्मा मरता है हरिद्वार में तो उसके शव को लोकार्पित किया जाता है गंगा जी में, तो त्यागने का नाम है लोकार्पण। त्यागने का नाम है जो हम कहते हैं कि हम आज विमोचन कर रहे हैं। विमोचन माने त्यागना। तो हम किताब को त्यागते नहीं, अपनाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, अपने हृदय दिल में दिमाग में रखते हैं। तो भाई एक तो मैं प्रार्थना करके जा रहा हूँ कि विमोचन शब्द हटा दें। अगर पुल बना है, कहीं सड़क बनी है, स्कूल बना है, तो उसका लोकार्पण करिए। पर किताब बनी है तो पाठकार्पण, तब पाठकों को अर्पित करिए उस किताब। ये हम धीरे धीरे अपने शब्दों के साथ कुछ मजाक भी कर रहे हैं और कुछ उनके अर्थों को क्षरित होते हुए देख रहे हैं और उसको उस वक्त नोटिस नहीं कर रहे। दूसरी बात तो मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कह के अपने बारे में कहना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत देर तक बोलूँ, इसका मतलब ये है कि मतलब की कुछ बात बोलूँ और समाप्त करूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बस इस किताब पर 2 शब्द और कहना चाहता हूँ कि छायावाद के 100 वर्ष और मेन केतन प्रधान में बड़ी मेहनत, बड़े परिश्रम, बड़े पसीना बहाकर, रक्त को पसीने में बदल कर लिखी गई किताब विद्वानों के भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, उनको छायावाद शब्द पसंद नहीं आया। उस किताब को ध्यान से पढ़िए तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने उसके नकारात्मक अप्रोच के साथ जिक्र किया और कहा है कि छायावाद आया कहाँ से और किसकी छाया है, किसकी छाया में जी रहे हैं, किसकी छाया में लिख रहे हैं। ये छायावाद शब्द बंगाल से आया, बंगाल से आया और भक्तिकाल से भी आया, जहाँ रहस्यवाद
शब्द भी छायावाद की ध्वनि देता है। और रहस्यवाद छायावाद से बेहतर शब्द था, लेकिन रहस्यवाद के कवि बहुत कम हुए हैं, छायावाद के कवि ज़्यादा हुए। छायावाद क्यों? बांग्ला से हिंदी में उठ के आया है छायावाद। बांग्ला में जो भजन गाए जाते थे उन्हें ईश्वर की छाया में रचा गया ग्रंथ या रचा गया भावना कहा जाता है, और वही सारे भारत की भावना है। तो ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि आचार्य शुक्ल ने उसको अंगीकार क्यों नहीं किया। आचार्य शुक्ल ने कहा, और शायद इन्होंने इसमें लिखा भी होगा, आचार्य शुक्ल ने कहा कि छायावाद की जगह स्वच्छंदतावाद होता तो ज़्यादा अच्छा। छायावाद के स्थान पर उन्होंने कहा स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावाद में एक ध्वनि और है, स्वच्छंद होने की ध्वनि। यानी भारत उस समय गुलाम था और वो आज़ाद होना चाहता था। उस आज़ादी की स्वच्छंदता को भी उन्होंने इंगित किया, लपेटना चाहता था उस तत्व को भी अपने इस शब्द में। लेकिन मुकुट पांडे जी, चाहे पाठक जी हों, चाहे अन्य तमाम आलोचक हों, छायावाद जब एक बार ठप्पा लग गया। रहस्यवादी कवियों में महादेवी वर्मा से बड़ा रहस्यवादी कवि कोई नहीं, और महादेवी वर्मा की व्याख्या नहीं की, बस सिर्फ ये कहा गया छायावाद। उस पर भी अलग से आधुनिकतावाद का जन्म निराला के कलम से पहले जयशंकर प्रसाद जी की कलम से हो चुका था, और जयशंकर प्रसाद के मरने पर निराला ने जो ट्रिब्यूट पेश किया वो देखने जाए। एक आचार्य शुक्ल पर और एक जयशंकर प्रसाद, 1.5 पेज की कविता है, 1.5 पेज। बाकी लोगों को एक एक पैराग्राफ पे उन्होंने श्रद्धांजलि दी। ये देखने की बात है कि उस कवि का, निराला का हृदय, मस्तिष्क और कृतित्व उन लोगों के प्रति कितनी कृतज्ञता से भरा हुआ था, उन दो कवियों के प्रति, जिनका नाम जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कवि के रूप में तो जाना ही गया, लेकिन जयशंकर प्रसाद अपने टाइम पर एक बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट, नाटककार और एक बहुत बड़े कथाकार, एक बहुत बड़े उपन्यासकार और एक बहुत बड़े निबंधकार थे। प्रेमचंद कथाकार थे, लेकिन बहुत बड़े निबंधकार थे। प्रेमचंद ने भी एक ड्रामा लिखा, लेकिन सफल नहीं हुआ, और ठीक है उनकी कहानियाँ सफल हुई, लेकिन प्रसाद को देखना है तो उसको, जिसको कहते हैं संस्कृत में एक शब्द है क्रांत दृष्टा, दृष्टि से देखो। क्रांति दृष्टा नहीं, क्रांत दृष्टा शब्द है संस्कृत। क्रांत दृष्टा का मतलब क्या है? क्रांत दृष्टा का मतलब है जो तीनों कालों को एक समय में एक जगह पर देखता, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों को जो काम करते हुए एक स्थान पर देख सके, वो क्रांत दृष्टा है। आजकल लोग क्रांति का ज़्यादा नाम लेते हैं, लेकिन प्राचीन लोगों ने क्रांत शब्द का उल्लेख ज़्यादा किया। तो मैं और कुछ न कह के प्रसाद जी, प्रेमचंद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन सब की स्मृति को प्रणाम करते हुए अपनी एक आध कुछ कविता आपको सुना देता हूँ। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि आलोचना में बहुत कम काम हुआ है। हिंदी में आलोचना को कबीर की वजह से, कबीरदास ने कहा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआ, तो तब से ये हुआ कि आलोचक का मतलब है कि वो निंदा करते। लेकिन संस्कृत में मीमांसा, समीक्षा, व्याख्या, भाष्य, अनेक शब्द हैं, वो हमने छोड़ दिए। हमको उन शब्दों को वापस लाना, मीमांसा को वापस लाना, विचार को वापस लाना चाहिए, व्याख्या को वापस लाना चाहिए। आलोचना बड़ी चीज नहीं है, आलोचना पिछड़ गई। आलोचना 18वीं सदी में जब अंग्रेजी साहित्य आया भारतवर्ष में,
उसके उसकी क्रिटिसिज्म की वजह से आलोचना शब्द ग्रहण है। आलोचना शब्द संस्कृत में था ही नहीं। व्याख्या था, विवेचन था और किसी चीज का अर्थ विस्तार को कहते थे कि आपने विवेचना की है, अर्थ का विस्तार किया। या अर्थ नहीं है तो ठीक है, आप निरर्थकता की तो विवेचना नहीं कर सकते। और अर्थ विस्तार जो है वो मंद होता चला गया और निंदक ने ये राखी जो आपकी निंदा करे। कबीर का अभिप्राय शायद निंदक से वो अभिप्राय नहीं था कि जो आपकी निंदा करे, बल्कि ये था कि जो आपकी गलतियाँ बताए वो उसको आप सराहिए और अपने पास रखिए। तो अब ऐसे लोग बहुत कम रह गए हैं जो निंदकों के इंतजार कर रहे हैं। अब आलोचकों की आवश्यकता है और आलोचकों को चाहिए, हमें चाहिए आलोचक, लेकिन उस तरह का नहीं जिस तरह के भी बताया गया है कि वो केवल निंदा भी परोसे। ये जब 18वीं सदी में शब्द आया क्रिटिसिज्म के स्थान पर, रोमेंटिसिज्म के स्थान पर छायावाद को आरोपित करने की कोशिश की गई और क्रिटिसिज्म के स्थान पर आलोचना शब्द को लाकर खड़ा किया गया। तो भारत की डिक्शनरी में, किसी डिक्शनरी में आलोचना का अर्थ नहीं है। आप सारी डिक्शनरियाँ देखें, मेरे एक मित्र बीसी रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो गांधी जी के नाम से विश्वविद्यालय, उसके मैंने कहा कि एक लेडी आती है इटली से भारत, कई वर्षों से आती है। वो वेनिस विश्वविद्यालय की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी, मारियोडा आफरीदी ने मेरी, कुंवर नारायण जी की और विनोद कुमार शुक्ल की और अन्य कुछ एक और कवि लोग हैं, उनकी कविताओं का अनुवाद किया अपनी भाषा में, इटालवी में। मैंने उनसे जिज्ञासा की कि आपने मेरी किस कविता का अनुवाद किया है। तो मैं इसलिए सुना रहा हूँ ये किस्सा, इसलिए नहीं सुना रहा हूँ कि मेरी कविता का अनुवाद, बल्कि इसलिए सुना रहा हूँ कि उस अनुवाद की यथास्थिति जान करके मैं कितना क्षुब्ध या दुखी हुआ। क्योंकि जब हमारे पास डिक्शनरियाँ नहीं होंगी, आप अंग्रेजी की डिक्शनरियाँ खरीदी, कोई डिक्शनरी का नया एडिशन ऐसा नहीं होता है जिसमें 100, 200 या 50 नए शब्द न हो। हिंदी डिक्शनरी में 1935 के शब्द होते और वही आज के संस्करण में होते। ये कितना दुखद। अंग्रेजी में समोसा भी चला गया, आलू भी चला गया, घी भी चला गया, मक्खन भी चला गया, दाल भी चली गई और जितने हमारे स्वादवाची शब्द हैं वो सारे चले गए अंग्रेजी डिक्शनरी में। हमारे डिक्शनरी में क्यों नहीं आते? हमारे डिक्शनरी में भी आने चाहिए। हम शब्दों के प्रति सचेष्ट नहीं। मारियोडा आफरीदी ने मुझसे कहा कि आपकी वो कविता मैंने की है, मैं जब आपसे आपके घर आऊँगी तो मैं आपको दूँगी, जिसमें झांसा शब्द आया। तो मैंने उनसे कहा कि झांसा शब्द का आपने इतालवी में या अंग्रेजी में क्या अनुवाद किया है, क्या शब्द आप उसके लिए इस्तेमाल करते हैं? झांसा। उसने मुझे बड़ा झांसा दिया। तो मारियोडा जी ने कहा कि जोगी जी मैं 20 साल से हिंदुस्तान आ रही हूँ और आपसे अच्छी हिंदी बोलती हूँ। मैंने कहा कि मैं आपको बधाई देता हूँ, तारीफ भी करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसलिए मैं आपकी डिक्शनरी पर भरोसा नहीं करता, आपकी डिक्शनरियाँ बहुत खराब है। इसलिए मैं कॉमन सेंस की एक डिक्शनरी पर उससे काम करता, मैं कॉमन सेंस से का अनुवाद करता। तो मैंने कहा कि झांसा का अनुवाद क्या किया आपने? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। अंग्रेजी में बता दीजिए, इटली में क्या कहते हैं, इतालवी में बता दीजिए। आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने जो शब्द कहा, उन्होंने कहा कि मैं भारतवर्ष में 20 वर्ष से आती हूँ, आपसे भी मिलती हूँ, समुद्र से भी मिलती हूँ, नामुद्र से भी मिलती हूँ, तमाम लोगों से मिलती। तो आप क्या सोचते हैं कि मैं नहीं जानती हिंदी? आप तो बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए झांसा का अनुवाद मैंने कॉमन सेंस से किया है कि ये झांसी का पुल्लिंग है।
ये झांसी का पुलिंग था। और मैं बताइए कॉमन सेंस को कैसे इस्तीफा दे सकते हैं? कॉमन सेंस को अप्लाई करते हैं, आपके लोग करे नहीं कि जिनकी डिसीजन इतने लोग हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपकी बात करें तो सहमत हूँ कि डिक्शनरी गरीब है, दलित है और डिक्शनरी कहलाने लायक नहीं है, लेकिन आप अनुवाद से पूछे। उन्होंने कहा कि कैसे? मैंने कहा कि किसी दूसरे अर्थ में होता है तो धोखा तक तो आप बीटे कहते तो वहाँ तक तो जा सकते थे, और झांसा आपने इसलिए अनुवाद किया कि वो झांसी का पुल्लिंग है तो और ही खतरनाक शब्द है। तो ये तो ये इससे हम आपके इस अवधारणा से सहमत हैं। इससे तो अच्छा है कि डिक्शनरी नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्या फर्क। खैर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी जिज्ञासा देखिए, वो घूमती है सारे देश में, भाषा को जानती है, चाहे आप उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो काम तो कर रहे हैं, अत्याचार कर रही हैं, एक दिन वो अन्याय भी करेगी, अन्याय कर रहे हैं तो एक दिन न्याय भी करेगी जब उनको पता लगे कि मैंने क्या क्या करते हैं। तो जो हम ये प्रसन्न होते हैं कि मेरी कविता का अनुवाद फला भाषा में हो गया, मेरी कविता का अनुवाद, मेरी कविताओं का अनुवाद भारत की लगभग सभी भाषाओं में, और कैसा हुआ होगा मुझे मारेवरा जी की याद आती है तो मैं उस अनुवाद से प्रसन्न नहीं होता कि ठीक है किया हो सकता है कुछ बहुत अच्छा हुआ, हो सकता है मेरी कविता से भी ज़्यादा रद्दी हुआ हो, तो इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कहा तो मैंने ये था कि मैं थोड़ा बोलूँ, लेकिन शायद अब मैं अपनी यहाँ सबकी इच्छा है कि मैं कुछ कविता जरूर सुनाऊँ। तो एक चीज़ तो मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि छोटी छोटी कविताएँ सुना, ज़्यादा बड़ी कविता, क्योंकि जब पहली बार भारतवर्ष में महंगाई की सूचना, वो सोना बहुत महंगा हो गया, बड़ी दुखी हुई। मैंने उस समय एक छोटी सी कविता लिखी, जब उसने कहा अब सोना नहीं मिलेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसने कहा कि अब सोना नहीं मिलेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर अगर वह कहता कि अब नमक नहीं मिलेगा, पर अगर वह कहता कि अब नमक नहीं मिलेगा तो शायद मैं रो पड़ता, शायद मैं। 1973-74-75 का समय ऐसा था कि बच्चन देवी मौजूद थे और उनकी बड़ी कृपा थी। हमारे जैसे लोग चिट्ठी लिखते थे, अपनी फना कविता मुझे भेज दो। मैं इस बार उन्होंने एक नया ट्रेडिशन कायम किया हिंदी में, उसको भूला नहीं जाना चाहिए। उनको जो कविता पसंद आती थी साल भर में, उसका प्रतिवर्ष उन्होंने 70, 71, 72, 73, 74, 75 तक एक कलेक्शन निकाला अपनी पसंदीदा कविताओं का, अपनी कविता का, दूसरों की पसंद की हुई कविताओं। तो वो मुझसे भी, मेरा सौभाग्य कि मुझसे भी हर वर्ष एक पोस्ट कार्ड लिखते थे 4 लाइन का, फना कविता का नाम लिखते थे, फना पत्रिका में लिखते थे, उसका तुरंत प्रकट आया। और मैं कहता उसी तने पर वही टहनियाँ हूँ तब अच्छे लगते हैं, जड़े वही हूँ। ये शायद हो सकता है उन्होंने अपना बुढ़ापा देख के मेरी कविता सुनती नहीं, पर जड़े वही हूँ उसी तने पर वही टहनियाँ हूँ तब अच्छे लगते हैं नए पत्ते, वरना नए पौधे में तो वो होते ही, वरना नए पौधे में तो वो होते ही हैं। कोई नहीं देखना दिखाना चाहता अपने छुप जाने के संकेत,
कोई नहीं देखना दिखाना चाहता अपने छुप जाने के संकेत। देखे हैं कभी नए पौधे में आते हुए पुराने पत्ते, देखे हैं कभी नए पौधे में आते हुए पुराने पत्ते। तो ये जो बड़े कवि होते हैं उनकी नज़र, उनका नज़रिया और उनकी पसंद बाद में समझ में आती है क्या चीज़ उन्होंने पसंद की है और क्या चीज़ नहीं की। बस एक कविता और सुन लीजिए। तारीखें भी 30 और आदमी अकेला, तारीखें भी 30 और आदमी अकेला, हफ्ते भी 4 और आदमी अकेला। तारीखें भी 30 और आदमी अकेला, हफ्ते भी 4 और आदमी अकेला, महीने भी 12 और आदमी अकेला, महीने भी 12 और आदमी अकेला, ऋतुएं भी 6, ऋतुएं भी 6 और आदमी अकेला। तारीखें भी 30 और आदमी अकेला, हफ्ते भी 4 और आदमी अकेला, महीने भी 12 और आदमी अकेला, ऋतुएं भी 6 और आदमी अकेला, वर्ष भी अनेक और आदमी अकेला, वर्ष भी अनेक और आदमी अकेला, काम भी बहुत से, काम भी बहुत से और आदमी अकेला। एक छोटी कविता जब आपने सही ली है तो थोड़ा सा वो सुन लीजिए। हमेशा पहाड़ों के छोए पर एक होते हैं, पहाड़ जो है वो उनमें एक गीला टपकाव रहता है। वर्षा ऋतु के बाद हमेशा नहीं रहते पहाड़ों के छोए, हमेशा नहीं रहते पहाड़ों के छोए, छोए तो गीला टपका, हमेशा नहीं रहते पहाड़ों के छोए, और हमेशा रहेंगे वे दिन जो तुमने और मैंने एक साथ खोए, जो तुमने और मैंने एक साथ खोए। मैं समझता हूँ अच्छा चले भाई एक कविता इनकी फरमाइश पे वही कृपा इनकी ये कविता की लिखा मुझे पसंद है और आपको भी पसंद आनी चाहिए। उनकी पसंद को मैं आप सब तक नहीं इस बात पर उतर आएंगे तो मैं फिर वही असल में मेरे साथ दिक्कत ये है, मेरे 17 कविता संग्रह आ गए और 5-6 गद्य की किताबें हैं और अब गद्य और पद्य में भेद बहुत कम रह गया है। कभी कभी दिखता है तो अच्छा लगता है और ले रहा हूँ भाई।